तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत सही होंगे, ठीक होंगे और अपना बोर्ड की तैयारी में लग चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से। हाँ हाँ जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियो अभी तक नहीं डाली हैं। केवल मेरी 3 वीडियोस डली हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरी हाल फिलहाल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सीबीएसई क्लास 10 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करने हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले जो टॉपिक है वो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 2 टाइप के न्यूट्रिशन हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने होते हैं। ठीक है, पर इवनली ये 10th क्लास के लिए नहीं है, बाकी क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम बात कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड। कि अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, अपना खाना खुद बनाते हैं, ओन फूड। ठीक है, और सिंगल ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे किस किस चीज से वो मिलके बनाते हैं भाई अपना खाना ना। तो उसमें आता है हमारे पास वाटर आता है, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है सनलाइट। तो ये सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम ऑटोट्रॉपिक उस चीज से समझते हैं कि ऑटोट्रॉपिक चीज आई कहाँ से ना। तो यहाँ पे 2 टर्म्स बनती है हमारी, एक बनती है ऑटो। ठीक है, एक बनता है ऑटो। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ। ठीक है, और एक होता है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो सेल्फ अपना न्यूट्रिशन खुद बनाए ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करने वालों को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात बताते हैं यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में। इतना तो आपको पता होगा ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स हमारे, है ना, कि इनके पास यहाँ पे स्टोमेटा होता है, वहां से हमारे गैसियस एक्सचेंज होती है, और उसी उसी सॉरी उन्हीं सेल्स के अंदर से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करके रखता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे इस टाइम पे हमें ये चीज पढ़ने की थोड़ी नीड नहीं है। यहाँ पे केवल हम ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स अप जो प्लांट्स हो या ऑर्गेनिज्म हो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, अपने आप बनाते हैं। दूसरा आता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में मीन्स क्या है भाई, हेटरोट्रॉपिक का मीन्स ये है कि जो अपने सर्वाइवर के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। ठीक है, और इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बट ये हेटरोट्रॉप ऐसा करते क्यों है, ये हेटरोट्रॉप इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स की तरह ना ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते सर्वाइवल के लिए। तो इस वजह से इसे अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे डिपेंड होने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक एक चीज और आती है कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है सेप्रोफाइटिक। ठीक है, सेप्टोट्रॉपिक सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसमें हमारे पास डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स की बॉडीज आती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स ये चीजें खाते हैं और इन चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे सेप्रोफाइट्स, और इनको बोलते हैं सेप्रोफिटिक सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है इन्हें। ठीक, यहाँ से आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मीन्स क्या है, फीड ऑन अनदर लिविंग। ठीक, जो मतलब अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ना, ये जो हमारे पास टेप वर्म है या यहाँ पर लीसीज हैं। लीसीज क्या होते हैं, जूं जो होती है हमारे बालों में जो पड़ जाती हैं, वो जूं जो होती हैं वो क्या है, एक तरीके का पैरासाइट है। और जब वो हमारे सिर में आ जाती है तो हम उसके लिए होस्ट हो गए। यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपने खाना, अपने न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर से लेते हैं। ठीक है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे होते हैं, बेसिकली अपने होस्ट से ले रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, इंजेशन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अमीबा है, ये अब ये तो भाई हमारे सीधी सी बात है ना कि हम तो दूसरा ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं। ठीक है, हम
भाई प्लांट से बनी हुई चीजें भी खाते हैं हम, नॉन वेज भी खाते हैं, तो वो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही तो चीजें ले रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए। ये आप देख लेना, क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये जो पूरी वीडियो है ये बनने वाली है ना, तो इसलिए हम ज्यादातर सारे टॉपिक्स इसमें बहुत सारे कवर करने वाले हैं, तो हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको ये समझ में आ गया, सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक के हमारे होते हैं ये 3 पार्ट्स, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टूगेदर टू कन्वर्ट फूड इनटू द एनर्जी। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिकली होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, ठीक है, जिसे हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, along with the accessories organs such as the liver, pancreas, gallbladder। ये सारे इसके organs होते हैं, ठीक। The hollow organs that makes up the gas गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक यानी कि जीआई ट्रैक्ट, इंक्लूडिंग द माउथ, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। भाई हम बता देना चाहता हूँ कि जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो माउथ में हमारे पास होता है सलाइवा, जो कि उसको किसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा होता है, स्टार्च को, ठीक है। जो हम खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है, तो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा होता है माल्ट, ठीक है। उसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, स्टार्च को सिंपल शुगर में, ठीक। नेक्स्ट यहाँ से चीज आती है भाई स्टमक। स्टमक के बारे में हम सब जानते हैं ना कि स्टमक क्या है। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जैसे हमारे HCl हो गया, उसके लिए म्यूकस हो गया। तो HCl यहाँ पे मेन है, जो कि हमारे बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, ठीक है। और इसका एक और काम होता है HCl का, ये हमारे खाने को एसिडिक बनाता है, क्योंकि अगर एसिडिक नहीं बनेगा ना तो बहुत सारी जो आगे न्यूट्रिशियस जो चीजें होती हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम बनाना बहुत जरूरी है। तीसरी होती है यहाँ पे ईसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी हमारे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसे? हम फूड पाइप भी हमारे बोला जाता है, ठीक। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना कि ये फूड पाइप में एक मूवमेंट होती है, जब हम अपना खाना निगल रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मूवमेंट होती है फूड पाइप में, ठीक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसे। उसके बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दैट कंटेन द रेक्टम एंड एनस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा बहुत ज्यादातर जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरा फूड जो होता है वो पच जाता है अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा जो गॉल ब्लैडर है और जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, और जो हमारे पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे चलें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन involves the intake of food by an organism. Human digestive system and nutrition involves intake of the food by an organism and utilization for energy. This is a vital process which helps living beings to obtain their energy from various sources. The food which we eat undergo much processing before the nutrients present in them are utilized to generate energy. The processing is known as digestion। तो आप ये समझ गए होंगे, ये डाइजेशन, ये चीज, ये पूरा प्रोसेस जो भी होता है हमारा, इसको पूरे को डाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
ज़्यादा कुछ इसमें मैंने डाला नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चाहे अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, चाहे मेरे इस जो ये छोटे से नोट्स बने हुए हैं इनसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता होगा ना कि ये चीज़ क्या है तो अपने लैंग्वेज में भी आप इसे बना के लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या है, डाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द एलिमेंट्री कैनाल। देखो, हमारे माउथ से लेके और जितने भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो पार्ट है ना उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है, ये पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, अलॉन्ग विद द वेरियस एसेसरीज एंड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स आ जाते हैं, हमारे इंक्लूड जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन द प्रोसेस इज द क्वाइट सिंपल ड्यू टू द मोनोगैस्ट्रिक नेचर, ठीक है, हमारा मोनोगैस्ट्रिक नेचर होने की वजह से ही जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। दिस मीन्स दैट वी हैव द वन चैम्बर्ड स्टमक unlike other animals such as cow which has the four chambered stomach। देखो, सिंपल क्यों है भाई, ये सिंपल इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो हमारा स्टमक है वो सिंगल चैम्बर्ड है, वन चैम्बर्ड का है केवल, है ना, लेकिन जो काओ होते हैं और र्यूमिनेंट हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें जो होता है वो फोर चैम्बर का होता है। स्टमक की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, स्टमक फोर चैम्बर का होता है, तो वहां पे उन्हें डाइजेशन करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, ठीक है। देखो, काऊ का डाइजेशन किस तरीके से है भाई, आपने देखा होगा ना कि जो काऊ है वो अपना मुंह लगातार चलाती रहती है, वो इसलिए चलाती है क्योंकि जब वो एक बार अपना खाना खा लेती है वो उसका हाफ डाइजेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन दोबारा से उसके स्टमक में क्या होता है, एक जगह स्टोर होता रहता है, फिर वो दोबारा उसके मुंह तक आता है, फिर वो दोबारा उसे च्यू करती है, चबाती है, ठीक है, फिर वो दोबारा डाइजेस्ट होता है, फिर जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से हमारे, और हम तो एक ही बारे में अपना खाना खा लेते हैं ना, तो इसीलिए हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत सिंपल है, ठीक। ये देखो, यहाँ से होता है ये चीज ना, सारी चीज बड़े ध्यान से समझेंगे। कहाँ से भाई, यहाँ से, ये पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, तो इस पूरे को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, जे शेप का होता है स्टमक हमारा, यहाँ पे स्टमक होता है, ये डायफ्राम होती है, ठीक है, ये लीवर है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस सिक्रिएट करता है, ये पैनक्रियाज है जो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रिएट करती है, और ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे और ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराया जाता है, जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे बचे जाते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बचे रह जाती है ना चीजें, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में निकाल लेता है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जितना भी लिखा है, ठीक है, आगे चलते हैं। डाइजेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टर्निंग द फूड यू ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो डाइजेशन एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हमें करने होते हैं, हम अलग अलग उन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं, एक साथ इन्हें डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो विच द यूज ऑफ द एनर्जी ग्रोथ एंड द सेल रिपेयर नीडेड टू सर्वाइव द डाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व क्रिएटिंग वेस्ट टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो इसमें हम अब कुछ अनडाइजेस्ट फूड भी तो हमारे पास बचेगा ना, कि जहां हमने कुछ फूड ऐसा होगा जो हमारे यूज का नहीं होगा, वो चीज भी तो हमें बाहर करनी होती है ना, तो वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। क्या होता है कि वेस्ट को भी क्रिएट करता है जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या है भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज long twisted tubes that started at the mouth and end एट द एनस, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके एंड होती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ मसल्स दैट कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ फूड एंड अदर सेल्स दैट प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड hormones to aid in the breakdown of foods along the way or other accessories organs that are needed for digestion, liver and pancreas, ठीक है। तो जितनी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट होती है, उतने ही हमारे पास यहाँ पे लीवर और पैनक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रोल प्ले करती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम छोड़ते हैं भाई। जो लीवर है ये हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है भाई बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास स्टमक से जो
फूड आ रहा होता है उसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, तो ये बाइल जूस क्या काम करता है, उस मीडियम को एल्कलाइन बना देता है। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो एंजाइम्स हैं वो एल्कलाइन मीडियम के लिए काम करेंगे। ठीक है, एल्कलाइन बना देता है। दूसरा यहाँ पे पैनक्रियाज है, वो सिक्रीट करती है पैनक्रिएटिक पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, तो ये पैनक्रिएटिक जूस सिक्रिएट करती है। तो पैनक्रिएटिक जूस का भी बहुत ज्यादा काम होता है, इसके अंदर होता है पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, तो जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है हमारी चीजें। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से ये एंजाइम्स है वो वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस के अभी तक टॉपिक चल रहे हैं ये। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलिंग द ऑर्गन। भाई हमें पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। हम लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन, ठीक है, द इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमंस, और कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, लंग्स है, गिल्स हैं, ट्रकिया हैं, स्किन है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या काम कर रहे होते हैं, अपना रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। जैसे ये फिशेस होती हैं, ये गिल्स से करती हैं, ट्रैकिया ये कॉकरोच होता है जो करता है, और स्किन से हमारा फ्रॉग भी करता है। ठीक है, फ्रॉग है वो हमारा स्किन से रेस्पिरेशन करता है। या अर्थ वॉर्म होता है, वो भी हमारा किससे रेस्पिरेशन करता है, भाई अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो लंग्स से तो हम ह्यूमन बींग्स भी करते हैं रेस्पिरेशन, और फ्रॉग भी कर लेता है। ठीक है, फ्रॉग भी कर लेता है रेस्पिरेशन लंग से। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाती हैं रेस्पिरेशन की। ठीक है, कि इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये आप उनको देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में आपके बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि क्या होता क्या है यहाँ पे रेस्पिरेशन में। एक बार मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जब भी हम यहाँ से सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ खाली ऑक्सीजन नहीं, बहुत सारी गैसेज जाती हैं। तो कहाँ आ जाती हैं, हमारे लंग्स में आ जाती है। लंग्स में क्या होते हैं भाई, ये होते हैं हमारे एल्वियोलाई। ठीक है, क्या होते हैं, एल्वियोलाइज होते हैं। तो एल्वियोलाइज यहाँ पे कर रहे क्या होते हैं कि उन पूरी की पूरी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लंग्स हमारे, उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकालने का काम करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, ये ब्रोंकुलस, जो हमारे ब्रोंकाइज होते हैं ना, उनके बिल्कुल लास्ट छोर पे होते हैं, यानी कि एक तरीके से सिरे पे होते हैं। ठीक है, एल्वियोलाइज बैलून्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे बैलून्स की तरह। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरी गैसेस में से क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके बाद ये जुड़े किससे रहते हैं, छोटी छोटी कैपिलरी से जुड़े रहते हैं, जो कि डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को डायरेक्ट हमारे ब्लड में पंप कर देते हैं। और वो पंप करने के बाद क्या हो रहा होता है एक्चुअली में, जब वो पंप कर देती है ना, तो पंप करने के मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी जाती है ब्लड में, तो ब्लड से ऑक्सीजन पूरे हमारे बॉडी में जाती है। तो वहां पे ले जाता कौन है उसे, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन मेनली ये चीज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ब्लड स्ट्रीम में से भी निकालनी होती है। ठीक है, ठीक, तो आगे चलते हैं, अभी यहाँ पे पढ़ लेना। इसके बाद है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरा काम हमारा यहाँ पे किसका होता है भाई, हार्ट का होता है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, क्या है भाई, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स। क्या क्या होती है भाई, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, और कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, और कैपिलरीज होती हैं। विद द हार्ट पंप ब्लड थ्रू इट, और हार्ट जो है वो अपना पूरा जो ब्लड है वो इनके थ्रू पंप कर रहा होता है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, इट्स प्राइमरी रोल इज प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड hormones टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो, हमने अब खाना खा लिया, डाइजेशन हो गया, वो डाइजेशन किया हुआ जो खाना है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक किस तरीके से पहुंचेगा, वो यहाँ से जाता है, कैसे, ब्लड के थ्रू होते हुए जाता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लड को पंप करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है मिनरल हार्मोन्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑल्टरनेटिवली द सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिक्स एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज फॉर द प्यूरिफाइड एंड एक्सपील्ड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में से जितनी भी टॉक्सिकेटेड चीजें होती हैं वो भी निकाली जाती हैं ब्लड के थ्रू। ठीक है, हमारा यहाँ पे हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये 4 चैम्बर का होता है, ये आप ध्यान रखना, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, जो हमारे पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और जो फ्रॉग होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास 3 चैम्बर का हार्ट होता है। जो फिश होती हैं उसके पास 2 ही चैम्बर का हार्ट होता है। तो सब ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग चैम्बर के हार्ट होते हैं, लेकिन काम सबका इसमें एक ही है कि सर्कुलेशन करना है भाई। ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट करना होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास चीजें आती हैं इसमें कि आर्टरीज क्या होती हैं भाई, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। ये आप ध्यान रखें, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। ठीक है, वी हाँ ठीक है, वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का। और यहाँ से इनका काम क्या होता है भाई, ब्लड को रिसीव करने का। इसका काम रिसीव करने का है, इसका काम डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो इसका काम क्या हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है। इसका काम क्या है भाई, रिसीव करने का। किसको, ब्लड को अलग अलग पार्ट से रिसीव करता है। ये तो वेन्स होती है। इसके यहाँ पे हमने आर्टरीज और वेन्स का दूसरा काम क्या है भाई, यहाँ पे हम हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं ना, ये डेस्टोल और सिस्टोल पढ़ते हैं। तो ये भी इन्हीं के ऊपर होता है भाई। जब हमारे ब्लड हम सप्लाई कर रहे होता है, हमारा जो हार्ट है वो सप्लाई कर रहा होता है तो हाई प्रेशर के साथ कर रहा होता है। लेकिन जब उसके अंदर ब्लड आ रहा होता है तो वो बहुत लो प्रेशर के साथ आ रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक, 4 चैम्बर का हमारा हार्ट होता है। देखो, एक चैम्बर ये रहा, एक ये रहा, एक 2 इसके नीचे के हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इनको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास पार्ट्स होते हैं और यहाँ पे ये वॉल्स होते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि वॉल्स बदलवाने, तो यहाँ पे ये गेट होते हैं एक तरीके के, जिनके 2 पल्ले होते हैं। ठीक है, 2 पल्ले वाले गेट होते हैं। तो उसके तरफ से केवल हार्ट में से ब्लड जैसे पंप वापस ना मारते, तो इस वजह से वॉल्स यहाँ पे लगाए हुए होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे ये होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर होता है राइट आर्ट्रियम। ठीक है, इस तरीके से काम ये चल रही होती है। और पल्मोनरी का मीनिंग क्या होता है भाई, पल्मोनरी से मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो हमारे डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, लंग्स से। जो आर्टरीज हमारे लंग से जुड़ी हुई हैं उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और जो लंग से वेन्स जुड़ी हुई होती हैं उनको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। ठीक, पल्मोनरी का मतलब ये है कि जो लंग से जुड़ी हुई हो। बाकी हम और किस में यहाँ पे बात नहीं करते कि पल्मोनरी क्या है। तो पल्मोनरी का मीनिंग है जो लंग्स से जुड़ी हुई आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको हम वहाँ पे हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो पल्मोनरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद आता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा था, वहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्या होता है भाई। डबल सर्कुलेशन वहाँ पे हो रहा होता है कि जहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ सप्लाई हो रहे होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। अब एक साथ सप्लाई होने का मतलब ये नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाएगा, नहीं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में से कलेक्ट किया जाता है, जो कि कहाँ आता है, जो कि हमारे हार्ट में लाया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू लाया जाता है भाई, ये वेना केवा। ये वेना केवा है ना, ये वेना केवा के थ्रू लाया जाता है। ठीक है, वेना केवा अपर बॉडी के लिए और वेना केवा लोअर बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें जी। यहाँ से आता हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत आराम से बहुत ध्यान से ये चीजें आप पढ़ लें। ठीक है, इसमें मेन जो पार्ट होता है वो होता है किडनी, और किडनी के अंदर जो चीजें होती है वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, और वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारी फिल्टरिंग यूनिट भी कहलाती है। ठीक, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। द मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इंक्लूड किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं। यूरिन इज अ फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड द किडनी बीन्स शेप। ये किडनी की हमारी कैसी बीन्स होती है, जैसे हमारे राजमा की शेप होती है ना बीन्स की तरह, इस तरीके की हमारी किडनी की शेप होती है। और हमारे थोड़ी बैक में होती है। ठीक है, मतलब बैक साइड पे होती है, क्योंकि आगे तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना इससे,
यहाँ पे इस पूरे पार्ट में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो यानी कि ये बैक साइड पे कहलाई जाती है। ठीक है, आगे इसकी बात करें, दीज आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। जो वर्टेब्रल कॉलम होती है हमारी, उसके दोनों साइड पे ये होती है। ठीक है, और इसमें स्ट्रक्चर इसका कैसा है भाई, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आता है, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, और रिपीट भी होते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ये बहुत ध्यान से पढ़ लें। द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि नेफ्रॉन होता है। अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। जो बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स है, और हैनल्स लूप है, डिस्टल ट्यूबल्स है, एंड कलेक्टिंग डक्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी नेफ्रॉन की। ये अच्छे से दिमाग में इन्हें आप सेट कर लें, बिठा लें, रट लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये चीजें आपके माइंड में ये होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है रीनल आर्टरीज कैरी द ब्लड टू किडनी फ्रॉम द हार्ट, एंड रीनल veins carry the filtrate blood from the kidney to the inferior vena cava। inferior एक superior vena cava होता है कि inferior vena cava होती है ना, वो हमारे हार्ट में ही होती है। वेना केवा भी हमने पढ़ी थी ना, वेना केवा कहाँ होती है। तो जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो हमारे एब्डोमेन से नीचे नीचे के जो पार्ट होता है उसका ब्लड, उसके बॉडी पार्ट्स के ब्लड को कलेक्ट करती है। ठीक है, और जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो हमारे ऊपर के पार्ट को, यानी कि एब्डोमेन से ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स है उनके यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है उसको कैरी करती है। ठीक है, उसको एक्चुअली कैरी करके हमारे हार्ट तक लाती है, और हार्ट उसे कहाँ पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, next, the kidney open into the ureters at the renal ileum. Ureters are the tubes each with the attached to the kidney and carry urine from the kidney to urinary bladder। तो ये यहाँ से हमारे पास पूरी की पूरी क्या हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम ये यहाँ पे आया हुआ है। बहुत इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, आप बहुत आसानी से इसे पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, या आपने कॉपी में भी इसे लिख सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये वीडियो पूरी हमारी पूरी हो रही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, इस पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा सेल होता है हमारी बॉडी का न्यूरॉन, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जितने भी सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं, वो सब इसी के थ्रू काम कर रही होती हैं। ठीक है, इसके दो तीन चीज पार्ट हैं, जैसे हमारे पास यहाँ आ जाता है क्या, दो तीन पार्ट है इसके। जैसे यहाँ एक पार्ट है इसका डेंड्राइट्स। ठीक है, इसको पूरी को हम सेल बॉडी बोलते हैं यहाँ से। और ये होता है हमारा एक्सन्स, ये होता है एक्सन टर्मिनल्स, और इनके बीच में ना यहाँ से जो हमारा एक एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में यहाँ पे एक हल्का सा गैप आता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्नाइप। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, आता जरूर है स्नाइप क्या होता है। ठीक है, क्या पता है इसमें वो भी थी नीचे। तो यहाँ हमने बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, और बहुत आसान लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है केवल आपके पढ़ने के लिए। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में 2 नंबर में, तो ये डेफिनेशंस भी आप इससे डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं। पर अगर ये बड़े नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा 5 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बना के इसको थोड़ा वास्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सॉन है, ठीक है, इट इज द लॉन्ग टेल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के लॉन्ग टेल स्ट्रक्चर को हम एक्सॉन बोलते हैं। इट इज द माइल alienated by the oligodendrocytes in central nervous systems and Schwann cells in पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। इट कैरीज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। ये हमारी सेल बॉडी को, मतलब पूरी जो सेल बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी कर रही होती है। ठीक है, न्यूरॉन की, नेफ्रॉन नहीं है, नेफ्रॉन होता है हमारा किडनी में, न्यूरॉन है ये। ठीक, तो एक्सॉन टर्मिनल भी है, ये भी आप पढ़ लें कि किस तरीके से चीजें होती हैं। देखो आ गया ना, मैंने बोला था ना कि स्नाइप है नीचे, ये है भाई स्नाइप। क्या है, इट इज द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको स्नाइप बोलते हैं। आपस में कनेक्टेड इस तरीके से नहीं कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक माइनर सा हेयर लाइक, बिल्कुल हेयर लाइक स्पेस होता है इनके बीच में, और उसको भी हम स्नाइप बोलते हैं, लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ा स्पेस है। ठीक है,
हमारे के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। इसके बाद बात करते हैं हम ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लार्जेस्ट एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं ह्यूमन ब्रेन से। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ये चैप्टर है, चैप्टर में से टॉपिक है हल्का सा, ठीक है ना, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो इसके पार्ट है मेनली तीन। कौन कौन से हैं भाई? एक तो होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। ये इसके तीन पार्ट है और इन तीनों पार्ट के भी अलग अलग पार्ट है। जैसे हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में होता है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, यहाँ पे टक्टम और टैगमेंटम, और हाइंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम और मेड्यूला और पोन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल पढ़ लें इनसे बहुत ध्यान से, ठीक है। ठीक, तो ये सारी सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है ये भी हमने इसमें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से टॉपिक। क्या है भाई? बडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता जरूर है, ध्यान रखना, 2 से 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है ये। बडिंग ऑफ हाइड्रा और बडिंग ऑफ ईस्ट, ठीक है। बडिंग ऑफ हाइड्रा और बडिंग ऑफ ईस्ट। अब बडिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या है भाई, आसान, कुछ आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये होता है भाई हाइड्रा, ठीक है। क्या ये हाइड्रा है? ऑर्गेनिज्म है, इसके टेंटिकल्स होते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टेंटिकल्स हैं इसके। तो यहाँ से जब ये इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो यहाँ से ये अपनी छोटी सी बड निकाल लेता है, ठीक है। अब इसने हल्की सी अपनी बड निकाली, इस इस बड को पूरा बड़ा होने देगा, इतना बड़ा होने देगा कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाए, ठीक है। ये बन गया दूसरा हाइड्रा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसे कर देगा अलग और एक नया हाइड्रा बन के रेडी, ठीक। आई होप कि समझ में आया होगा। क्या करता है हाइड्रा है, हाइड्रा अपना बड निकालता है और जब तक बड़ा होने देता है, जब तक ये पूरा ऑर्गेनिज्म ना बन जाए। जैसे ही ऑर्गेनिज्म बनेगा वैसे ही ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से प्रोसेस से करता है? ये करता है भाई मिटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल्स। एक होता है मिटोटिक, एक होता है मियोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से रखना। दोबारा देख लो। बटिंग इज द हाइड्रा इन्वॉल्व इन द स्मॉल बड विच इज डेवलप द पेरेंट्स हाइड्रा थ्रू द रिपीटेड मिटोटिक। देखो मिटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल में जो सेल है वो एक के दो पार्ट में डिवाइड होता है और मियोसिस में एक के चार में डिवाइड होता है। यही है इसके कारण बस, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास ईस्ट। ये ईस्ट वही है जो हमारे ब्रेड वगैरह में और बंद वगैरह में काम करता है, ठीक है। ईस्ट ये भी हमारे बडिंग करता है और ये बडिंग करते 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 बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, जिसकी वजह से पूरे हमारे ऑर्गेनिज्म, बहुत अच्छा ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए तो बडिंग, जो करता है ईस्ट, ठीक है। तो आप दोनों के लिख सकते हो अगर आता है तो। इसके बाद है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसी में से पढ़ लेना आप, ठीक। आपको ज़्यादा एनसीईआरटी में से अगर बहुत सारा लगता है और कहीं से नोट्स में भी बहुत सारा है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लें, बिल्कुल इजी लैंग्वेज से इसे एक बार बस रीडिंग लगा लें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं तो बस वो आपके लिए फायदेमंद है। और इसमें से रिपीट तो क्वेश्चन होने ही होने हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर के ये कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे पेटल्स है, एंथर है, फ्लेमाइंट फिलामेंट्स है, इस सेप्टल्स हैं, ओवरी है, सेपल है, स्टाइलस, स्टिग्मा है, ठीक है। ये सारे इसमें हमारे इसके पार्ट्स होते हैं। अब इसमें चीजें समझने वाली क्या है भाई? ये जो एंथर है ये होता है भाई मेल पार्ट, ठीक है। ये होता है मेल पार्ट, ठीक। और ये जो स्टिग्मा है ये होता है हमारा फीमेल पार्ट। है, ये होता है हमारा फीमेल पार्ट। अच्छा, अब एक चीज और समझने वाली बात है कि किसी किसी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, कभी कभी ये बाइसेक्सुअल होता है। अगर ये दोनों पार्ट हमारे एक ही फ्लावर में है तो ये हम कहलाएंगे इसमें बाइसेक्सुअल। क्या कहलाएगा भाई? बाइसेक्सुअल कहलाएगा,
ठीक। अगर ये दोनों पार्ट अलग अलग फ्लावर में, मतलब अगर इसमें केवल फीमेल फीमेल पार्ट है या मेल मेल पार्ट है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, समझ में आ गया बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल? बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा होता है, हमने दो चीजें पढ़ी हैं। दो चीजें वो क्या क्या पढ़ी हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, यहाँ से एंथर से निकलते हैं हमारे पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकले और कहाँ पे स्टिक हुए, इस स्टिग्मा पे आगे स्टिक हो गए। अब यहाँ से पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, और यहाँ से होते हुए ये ओवरी के अंदर पहुंच जाएंगे, जहाँ पे इसके अंदर एग्स पहले से ही हैं। उस एग्स को वो कर देते हैं फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज होने के बाद इसमें प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर ये पॉलिनेशन सेम ही प्लांट के फ्लावर्स में हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। अगर ये पॉलिनेशन डिफरेंट काइंड्स के, मतलब अलग अलग पौधों के फ्लावर में हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, सेम सेम प्लांट के फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ से आता है भाई रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है सबको पता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो आप ये बहुत आराम से पढ़ लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको और कुछ इसमें डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा इसी में ही कवर हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो ये पूरा आपके पास लिखा हुआ है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये है भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और यहाँ से ये आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम, ठीक, तो आप ये पढ़ ले, और इसी में इतना ये इनफ है कि इतना आपके पास है मटेरियल पढ़ने के लिए कि आप क्वेश्चन कवर पूरा कर सकें। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसलिए बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, इसे तो आप रट लेना, 5 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में ज्यादा, है ना, बस समझ लेते हैं कि क्या है भाई। यहाँ से देखो, ये है भाई फादर, ये है भाई मदर। फादर के पास क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई, मदर के पास क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब एक्स एक्स और एक्स ये तो निकलेंगे निकलेंगे, तो सिंपल सी बात है। तो अगर एक्स के साथ एक्स मिल जाता है तो बनती है हमारी बेबी गर्ल। ठीक है, यानी कि डॉटर। और अगर एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कि वाई फादर से और एक्स मदर से, तो यहाँ पे बनता है हमारा बेबी बॉय। तो ये होता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। हालांकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन करना थोड़ा इलीगल है, लेकिन हमें प्रोसेस पता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसे लड़का और लड़की बने होंगे। ठीक है, ये हो गई चीज़। यहाँ पे आप इसे पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, इसके नोट्स आपको अगर पॉसिबल हुए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा फूड वेब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है फूड वेब। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करे हैं जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के, क्योंकि बायोलॉजी हमारी 30 मार्क्स की आती है अकेली, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, जब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, जो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक, थैंक यू सो मच।